गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो पिछला क्लास जो हम पढ़ाए थे 9वां चैप्टर का, उसके बाद उस दिन पढ़ाए थे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, फिशरीज पढ़ाए थे। आज का क्लास चल रहा है, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं बी कीपिंग। चौथा था बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। ये मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी प्राकृतिक रूप से छाता बनाता है और छाता में मधु का निर्माण होता है। तो मेडिकल साइंस ने देखा कि मधु जो है एक स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। तो सरकार ने इसके जो पशुपालन विभाग ने इसे प्रबंधन में रखा और प्रबंधन में रखकर इसको व्यवसायीकृत किया और व्यवसायीकृत के व्यवसायिक दृष्टिकोण से के आधार पर इसका प्रोडक्शन उत्पादन करना शुरू किया। इसके लिए एक बक्सा बनाया जाता है, काठ का बक्सा। उस बक्सा में 2 खाँच होता है। एक खाँच में मधुमक्खी का छाता होता है, दूसरे खाँच में मधु बनाया जाता है। और मधुमक्खी के काठ के बक्सा में मधुमक्खी को छाता बनाकर कृत्रिम रूप से और लीची के बागान, फूलों के बागान में रख दिया जाता है और उसके इन पौधों के मकरंद को चूस कर ये मधु तैयार किया जाता है। तो ये एक व्यवसायिक दृष्टिकोण हुआ। चूँकि हम कीपिंग लाए, व्यवसाय प्रबंधन में जोड़ा, तो मधु पालन जो होता है, मधु का पालन नहीं होता था। मधुमक्खी प्राकृतिक रूप से पेड़ों पर छाता लगाता था और छाता के द्वारा आदिवासी लोग उसको छाता से मधु प्राप्त करता था। लेकिन जब मेडिकल साइंस ने, हमारा स्वास्थ्य विभाग ने देखा कि नहीं, ये मधु बहुत स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है, इससे विभिन्न दवाई बनाया जा सकता है। वो नवजात शिशुओं के लिए मधु को छटाया जाता है, फर्स्ट भोजन होता है। तो इसको प्रबंधन से जोड़ा और इसको व्यवसायीकृत कर दिया और व्यवसायीकृत करके इसके काठ का बक्सा बनाया जाता है। काठ के बक्सा में मधुमक्खी का छाता लगाया जाता है। उसको विभिन्न बागवानी में, बगीचों में रख दिया जाता है, जैसे लीची का पौधा हुआ या विभिन्न तरह के फूलों की बागवानी में रखकर मधु तैयार किया जाता है। तो मधुमक्खी के द्वारा मधु का निर्माण होता है, हनी का निर्माण होता है। मधुमक्खी प्राकृतिक रूप से छाता का निर्माण करता था। जब पशुपालन विभाग ने मधु की उपयोगिता को जाना, तब इसे व्यवसायीकृत कर प्रबंधन से जोड़ा और इसे प्रबंधन से जोड़ दिया। मधुमक्खी के द्वारा मधु का निर्माण होता है। मधुमक्खी प्राकृतिक रूप से छाता का निर्माण करता है। जब पशुपालन विभाग मधु की उपयोगिता को जाना
उपयोगिता को जाना तब इसे व्यवसायीकृत कर प्रबंधन से जोड़ा। प्रबंधन से जोड़ा। मधुमक्खी के छाता में तीन प्रकार के मधुमक्खी पाई जाती है। पहला है क्वीन, रानी। दूसरा है वर्कर्स या वर्कर्स, श्रमिक। तीसरा है ड्रोन, नर या राजा। ड्रोन, नर या राजा। देखिए क्वीन की संख्या, इसकी संख्या एक होता है। यह निषेचित और अनिषेचित बच्चों को जन्म देती है। निषेचन और अनिषेचन से बच्चों का निर्माण होता है। देखिए इसकी संख्या होती है, निषेचन और निषेचन से बच्चों का निर्माण होता है। दूसरा है श्रमिक, इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसका निर्माण अनिषेक जनन द्वारा होता है। अनिषेक जनन द्वारा होता है और यह नपुंसक होता है। इसका निर्माण निषेचन के द्वारा होता है। इसका निर्माण निषेचन के द्वारा होता है। तो क्वीन, वर्कर और ड्रोन्स, ये इसकी संख्या सबसे अधिक होते हैं। इसका निर्माण अनिषेचन द्वारा होता है। ये नपुंसकता है। यह मधु का निर्माण करता है। हो गया। मधु का निर्माण करता है श्रमिक जो मधु का निर्माण करता है। और ये जो होता है, तो मधुमक्खी की छाता में तीन प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। क्वीन, रानी, इसकी संख्या एक होता है। यह निषेचित और निषेचन से बच्चों का निर्माण करता है। वर्कर, ये इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसका निर्माण अनिषेक जनन द्वारा होता है। और यह नपुंसक होता है। यह मधु का निर्माण करता है। इसका निर्माण निषेचन के द्वारा होता है, ड्रोन का। तो ये देखिए तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार के बताए। अब हम ले चलते हैं कि इसके लिए चलते हैं कि मधुमक्खी को व्यवसायीकृत किया गया। मधुमक्खी पालन को व्यवसायित किया गया।
किया गया। इसके लिए काठ का बक्सा तैयार किया जाता है और इसमें मधुमक्खी की छाता तैयार कर लीची या फूलों के बागान में रख दिया जाता है। फूलों के बागान में रख दिया जाता है। भारत में अधिकतर एपिस इंडिका प्रजाति के मधुमक्खी का पालन होता है। मधुमक्खी के श्रमिक फूलों से मकरंद नेक्टर को चूसकर मधु तैयार करता है। तो यही हुआ कि मधु पालन को व्यवसायीकृत किया गया। इसके लिए काठ का बक्सा तैयार किया जाता है और मधुमक्खी को छाता तैयार कर लीची या फूलों के बागान में रख दिया जाता है। भारत में अधिकतर एपिस इंडिका प्रजाति के मधुमक्खी का पालन होता है और मधुमक्खी के श्रमिक फूलों से मकरंद चूसकर मधु तैयार करता है। तो ये मधुमक्खी पालन है। छाता में 3 तरह के मधुमक्खी रहता है। एक होता है रानी का काम है निषेचित और अनिषेचित जनन करके बच्चों का निर्माण करना है उसके अंडा से। उसके बाद है कि इसमें 2 तरह के, अगर मधुमक्खी का रानी निषेचित अंडा से अगर बच्चा होता है तो वह बनता है ड्रोन राजा। अगर अनिषेचित अंडा से जन्म लेता है तो श्रमिक बनता है। श्रमिक जो होता है वह नपुंसक या बाँझ होता है। श्रमिक का काम है मधुमक्खी को मधु को चूस कर मधु तैयार करना, मकरंद को चूस कर मधु तैयार करना। तो ये मधुमक्खी तो हम पढ़ा दिए। अब हम चलते हैं, इसी का ही तो पढ़ा दिए, अब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ब्रीडिंग 2 तरह के हैं, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा रहे हैं, पादप प्रजनन। देखिए, पौधों में प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से प्रजनन कराते हैं, इसको प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से जंगलों में पेड़ पौधा अपने स्वयं प्रजनन होकर नई संतति का निर्माण करता है। जब कृत्रिम प्रजनन करते हैं, मनुष्य के द्वारा 2 प्रकार की कृत्रिम प्रजनन कराता है, इसको पादप प्रजनन कहलाता है। एक होता है मास सिलेक्शन या सिलेक्शन मेथड, एक होता है हाइब्रिडेशन मेथड। पौधों में प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है। परंतु मनुष्य के द्वारा प्रजनन
कराकर मनपसंद उत्पाद तैयार करते हैं, किया जाता है। मनपसंद उत्पाद तैयार किया जाता है। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ाए थे कि हरित क्रांति, हम इसमें डालेंगे कि हरित क्रांति कैसे हुआ, क्योंकि हरित क्रांति तो कराया गया, कैसे कराया गया इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि हमें स्वामीनाथन ने हरित क्रांति इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे कि हरित क्रांति क्या है। तैयार किया जाता है, मनपसंद उत्पाद तैयार किया जाता है। प्रजनन दो प्रकार के हैं। एक में है सिलेक्शन मेथड, चुनाव विधि, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संकरण विधि। संकर तैयार किया जाता है। देखिए बहुत बड़ी चीज है। हमने कहा प्राकृतिक पौधों में प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है, परंतु मनुष्य के द्वारा प्रजनन कराकर मनपसंद उत्पाद तैयार किया जाता है। प्रजनन दो प्रकार की, एक सिलेक्शन विधि और एक क्या है, हाइब्रिडेशन। बहुत बड़ी चीज है सिलेक्शन विधि, और ये क्या कहते हैं, एक हाइब्रिडेशन भी तैयार करते हैं। जो एक ही प्रजाति के वांछित और वांछित पौधों को जब हम प्रजनन कराते हैं, उससे संकर प्रजाति तैयार होता है जो अपने पेरेंट से बिल्कुल अच्छे गुण का होता है, ये संकरण कहलाता है। लेकिन सिलेक्शन मेथड क्या है, चुनाव कैसे करते हैं? चुनाव करते हैं कैसे, तो जैसे बैगन का बीज बोते हैं, तो बैगन के बीज बोते हैं तो उस बैगन से जो सबसे अच्छा पौधा होता है उसको बीज के लिए तैयार करते हैं। मक्का का सबसे अच्छा पौधा होता है, जो मक्का का सबसे रिष्टपुष्ट दाना होता है, उसको सेलेक्ट करके बीज के तैयार करते हैं। बैगन का सबसे अच्छा जो बैगन का बीज बैगन होता है, उसको हम काला कपड़ा से ढककर उसको बीज तैयार करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन मेथड। इट इज ऑल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द प्लांट्स, बट ये धीरे धीरे खत्म हो रहा। हमारा युग आएगा, हाइब्रिडेशन आया, हमारा युग आया, बायोटेक्नोलॉजी आ गया, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अलग चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ट मेथड ऑफ माने आर्डियन टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या है कि ये एक अलग सिलेक्शन मेथड है, ये एक पुरानी विधि है। इसमें क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के को सेलेक्ट किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इसमें एक होता है सिंगल मास, एक होता है सिंगल सिलेक्शन, एक मास सिलेक्शन। तो ये है, तो पहला देखिए सिलेक्शन मेथड, ये चुनाव करते हैं। यह पादप प्रजनन का प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि है, पुराना। इसमें सिंगल या मास विधि द्वारा नई संतति को तैयार किया जाता है। क्या जाता है, नई संतति को तैयार किया जाता है। तैयार किया, एक ही प्रजाति के श्रेष्ठ पौधों से बीज तैयार कर नई संतति का निर्माण किया जाता है, किया जाता है। इसे
सिंगल मेथड कहते हैं, सिंगल सिलेक्शन मेथड कहते हैं। तथा जब एक साथ कई प्रजाति को बुआई कर श्रेष्ठ पौधा से बीज तैयार किया जाता है, इसे मास सिलेक्शन मेथड कहते हैं। मास सिलेक्शन, एक ही प्रजाति के श्रेष्ठ पौधों से बीज तैयार कर नई संतति का निर्माण किया जाता है, इसे सिंगल सिलेक्शन मेथड कहते हैं। तथा एक साथ कई प्रजाति को बुआई कर श्रेष्ठ पौधा से बीज तैयार किया जाता है, तो इसे मास सिलेक्शन मेथड कहते हैं। अब ये सबसे मेन आया है हाइब्रिडेशन। सबसे जब मेन है हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति के वांछित और अवांछित पौधों को आपस में प्रजनन कराकर नई संतति तैयार किया जाता है, इसको कहा जाता है संकरण। तो वर्तमान समय में अभी सारे जितने पेड़ पौधे हैं, फल सब्जी, सबका संकर प्रजाति तैयार किया जा रहा है। ये संकर प्रजाति उत्पादन को बढ़ाया गया, गुणात्मक वृद्धि हुआ। इस संकर प्रजाति इस प्रकार के प्रजनन में एक ही प्रजाति के वांछित तथा अवांछित गुण वाला पौधों को प्रजनन कराकर नए पौधा का निर्माण की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। संकरण कहलाती है। इसके द्वारा उत्पन्न पौधे संकर हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड पौधे अपने अपने पेरेंट से अच्छे गुण का होता है, अच्छे गुण का होता है। देखिए, इस प्रकार के प्रजनन में एक प्रजाति के एक ही प्रजाति के वांछित तथा अवांछित गुण वाला पौधा को प्रजनन कराकर नए पौधा का निर्माण की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। इससे उत्पन्न पौधे संकर कहलाता है। हाइब्रिड पौधे अपने पेरेंट से अच्छे गुण का होता है। वर्तमान समय में फल सब्जियां
खाद्यान्न पदार्थ, दलहन, तेलहन सभी का हाइब्रिड नस्ल तैयार किया गया जो अच्छे से अच्छा उत्पादन देता है। वर्तमान समय में कैबिनेट को लो, वर्तमान समय में खाद्यान्न फसल, तिलहन, दलहन और फल सब्जियां की नई संकर प्रजाति तैयार किया गया है। यह प्रजाति अधिक उपज देती है। भारत के हरित क्रांति में हाइब्रिड प्रजाति का उपयोग किया गया था। वर्तमान समय में खाद्यान्न फसल, तिलहन, दलहन और फल सब्जियां की संकर प्रजाति तैयार किया गया है। यह प्रजाति अधिक उपज देती है और भारत के हरित क्रांति में हाइब्रिड प्रजाति का उपयोग किया गया था। तो एक सवाल है, हमने बता दिया कि सबका हाइब्रिड तैयार किया जाता है। संकरण का एक ही प्रजाति के अवांछित और अवांछित गुण वाले पौधों को प्रजनन करके नया पौधा तैयार करता है, उसी का नाम है हाइब्रिड, संकर। संकरण मतलब क्या है? दोगला होता है। हम कई बार पता है कि संकर, हम तो बार बार पढ़े संकरण किया जाता है, तो हम इस चैप्टर में दे देते हैं कि मक्का, गेहूं और धान, इन 3 प्रजाति की संकर प्रजाति तैयार कर जो पूछता है। भारत में गेहूं की संकर प्रजाति चलिए, एक में है, देखिए इसको, लरमा, सोनारा, कल्याण, राजो 64, सोनालिका। ये 5 हम नाम देते हैं, ये 5 को दे देते हैं, लरमा, सोनारा, कल्याण, राजो, 64, सोनालिका। ये भारत में प्रसिद्ध गेहूं की संकर प्रजाति है। अब देते हैं धान की संकर प्रजाति। प्रजाति एक में है IR8, दूसरा में है IR36, तीसरा में है पूसा बासमती। देखिए पूसा बासमती एक है, पहले हम लोग बच्चे थे तो कहता था IR8 है ना, पूसा बासमती। उसके बाद है पूसा 205, उसके बाद है पद्मा।
ये धान की प्रजाति है, धान की प्रजाति। तो अब ये जाके आप अगर बीज के दुकान पर जाइएगा तो धान गेहूं का 50-50 प्रजाति आपको काउंटर पर देगा, ये प्रजाति ले, ये प्रजाति। लेकिन हम 5 प्रजाति को लिख रहे हैं, 5-5 प्रजाति धान गेहूं का, ये तो बहुत प्रजाति होती है। अब लिखिए मक्का की संकर प्रजाति, मक्का की संकर प्रजाति गंगा, विक्रम, जमुना। देखिए ये गंगा, विक्रम, जमुना, जगन्नाथ, और एक 5वां प्रजाति है विकास। ये 5 प्रजाति हम सबको दे दिए हैं कि भारत में गेहूं की प्रजाति, संकर प्रजाति, ये 5 प्रजाति डाल दी, 5-5 को ही डाले। गेहूं मक्का जो है बहुत तिलहन दलहन को हमने लिए, ये 5-5 पूछता है यही से। अब हम लेते हैं हरित क्रांति क्या है। 30 मिनट बोले। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए भारत में आज़ादी की बात 36 करोड़ जनसंख्या था, भूमि जो था सो अभी वर्तमान में। लेकिन हमारे देश में उपज इतनी कम होती थी, आदमी 2 शाम का रोटी नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था। 2 परिस्थितियाँ आती थी, बाढ़ आती थी, भयंकर बाढ़ आती थी उत्तर भारत में, धान को भा जाती थी। कभी कभी इतना रौदी मतलब सूखा होता था जिससे धान जल जाता था। ये एक असमानता था। इस असमानता को दूर करने के लिए नेहरू जी ने प्रयास किया, लेकिन नेहरू जी जब मर गए तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। 1966 ईस्वी में 64 में प्रधानमंत्री बने और वहाँ सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न फसलों का था। शास्त्री जी ने भारत के विभिन्न तरह के बड़े वैज्ञानिक को बुलाया कि देश के अंदर खाद्यान्न फसल कैसे कंट्रोल किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए। तो भारतीय वैज्ञानिक था MS स्वामीनाथन। उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों नहीं हरित क्रांति लाए, और हरित क्रांति को नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिकी वैज्ञानिक है उनके प्रयास से भारत में रूपरेखा रखा गया 66 में। लेकिन 66 में ही हमारे शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, आकस्मिक निधन हो गया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने इस हरित क्रांति को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया तो इन्होंने हरित क्रांति के लिए 4 सुविधाएं लिए। सबसे पहला था संकर उन्नत किस्म की प्रजाति का निर्माण करना। दूसरी सिंचाई की प्रमुख साधन था, सिंचाई का प्रमुख साधन था। उसके बाद होना था कि उन्नत किस्म के औजार। तीसरा था कि रासायनिक उर्वरक। इन 4 चीज़ों को अपनाया और हरित क्रांति प्रारंभ किया, और भारत में ये क्रांति सफल हुआ। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में खासकर रबी फसल गेहूं और मक्का में उतनी उत्पादन बढ़ा कि भारत आत्मनिर्भर हो गया। हम इसका निर्यात करते हैं, गेहूं का निर्यात, मक्का का निर्यात करते हैं। एक समय था कि हमारे देश के आधे से 40% व्यक्ति को 2 रात का भोजन नहीं मिलता था, जबकि जनसंख्या 36 करोड़ था, आबादी 36 करोड़, और हमारा जो कृषि क्षेत्र भूमि था वही बराबर है। आज हमारी पॉपुलेशन हो गया 136 करोड़ की पॉपुलेशन हो गया, और हमारा भूमि भी कम हो गया, क्योंकि आबादी बढ़ने से भूमि आवास क्षेत्र में चला गया। तो भी हम हरित क्रांति के द्वारा इतना उपजाते हैं, इतनी उपजाते हैं कि हम आत्मनिर्भर के साथ साथ हमारा गेहूं चूहा खा रहा, इतना हो गया। हम गरीबों में 2 रुपये मुफ्त में बांटते हैं, सरकार ने बांटती है, और वह क्रांति है जिसका क्रांति का क्या कारण था? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एक समस्या था, है ना। भारत में आज़ादी के बाद भारत में
खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी थी और देश में खाद्यान्न की बहुत समस्या थी, की बड़ी समस्या थी। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न पदार्थ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का प्रस्ताव रखा। परंतु उनके देहांत के बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और अमेरिकी वैज्ञानिक बोरलॉग के प्रयास से हरित क्रांति प्रारंभ किया। आज़ादी के बाद भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में बहुत कमी थी और देश खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी। देश में खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न पदार्थों को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का प्रस्ताव रखा, परंतु उनके देहांत के बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और अमेरिकी वैज्ञानिक बोरलॉग के प्रयास से हरित क्रांति प्रारंभ किया। में खासकर रबी फसल गेहूं और मक्का के उत्पादन को बढ़ाया गया और बढ़ाया गया। यह क्रांति सफल हुआ और भारत खाद्यान्न फसल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। देखिए, इस क्रांति में खासकर रबी फसल गेहूं और मक्का
को मक्का उत्पादन को बढ़ाया गया, यह क्रांति सफल हुआ और खाद्यान्न फसल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। क्रांति में सिर्फ खाद्यान्न फसल में रबी फसलों को बढ़ाया गया, भारत में आत्मनिर्भर हो गया, यह क्रांति सफल हो गया। तो हरित क्रांति पूछता है इसका कौन किया भारत में? MS स्वामीनाथन ने बॉरलग के साथ नॉर्मल बॉरलग के प्रयास से भारत में हरित क्रांति सफल हुआ। हरित क्रांति में रबी फसल गेहूँ मक्का के उत्पादन को बढ़ाया गया। तो आज यहीं रहने देते हैं। ये जो चैप्टर है ये दूसरा वीडियो डाल रहे हैं, इसके बाद एक वीडियो के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर जब ख़त्म होगा तो ये 9वां के बाद हम पढ़ाएंगे 10वां चैप्टर। धन्यवाद।